खबर तकनीकी नहीं है दोस्तों, खबर आपके सामने। अमेरिकी कंपनी एप्पल इंक, जी हां, वो एप्पल कंपनी जिसके जरिए आपके घरों में आईफोन्स पहुंचते हैं, तकनीक का लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं वो पहुंचते हैं, उसने इस्राएली कंपनी एनएसओ पर मुकदमा किया है। जैसे कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि इस्राएली कंपनी एनएसओ पेगासस का निर्माण करती है, वो पेगासस सॉफ्टवेयर जिसके जरिए फोन्स को हैक किया जाता है, आपके फोन्स को हैक किया जाता है। और मैं आपको बताता हूं पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए किन लोगों के फोन हैक्स किए गए। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, इसके अलावा कई पत्रकार जैसे पौरंजय गुहा ठाकुरता, रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, सिद्धार्थ वरदराजन, यानी कि आरोप यह है कि मोदी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं के फोन्स को हैक किया, पत्रकारों के फोन्स को हैक किया। और मकसद बहुत साफ था दोस्तों, मकसद यह था कि ये पत्रकार क्या काम कर रहे हैं उस पर निगाह रखी जाए। मकसद यह था कि विपक्ष जो है वो किससे मिल रहा है, उसकी क्या रणनीति है, उस पर नजर डाली जाए। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि राहुल गांधी का फोन तब हैक किया गया था जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस और कांग्रेस की साझा सरकार को गिरा दिया था। राहुल गांधी का फोन दोस्तों तब हैक किया गया था जब वो 2019 के लोकसभा चुनावों की रणनीति बना रहे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी और उनकी टीम की क्या रणनीति थी, इसकी हर चीज की मालूमात किसी कंट्रोल रूम में जो है थी सरकार को। और अब आपके सामने जो खबर है वो बहुत मायने रखती है। एप्पल इंक ने मुकदमा किया है एनएसओ के ऊपर, इस्राएली कंपनी एनएसओ के ऊपर। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं, मोदी सरकार अब भी इनकार की मुद्रा में क्यों है, डिनायल के मोड में क्यों है? मोदी सरकार अब भी ये क्यों कह रही है कि साहब इसके जरिए हम सिर्फ आतंकवादियों का फोन जो है या आतंकवादी समर्थकों का फोन जो है हैक कर रहे थे। हालांकि उन्होंने यह भी नहीं कहा है, मगर पेगासस का मकसद यह रहता है दोस्तों जिसके जरिए आप आतंकवादियों के फोन हैक्स करते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यह घटनाक्रम और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं एक रिटायर्ड जज द्वारा, यह दोनों घटनाक्रम मोदी सरकार के लिए डबल पंच, करारा झटका है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया था तो उन्होंने 10 बड़ी बातें की थी और यह करारा तमाचा था दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर। एक एक करके अगर आप लोगों में से कई लोग भूल चुके हों और आपको कहीं ना कहीं इन दिशा निर्देशों को पढ़ना होगा इस खबर की पृष्ठभूमि में, इस खबर के प्रकाश में कि एप्पल इंक अब इस्राएली कंपनी एनएसओ को सू करने जा रहा है, उन पर मुकदमा करने जा रहा है। क्योंकि एप्पल इंक का मानना है कि हमारे आईफोन्स का इस्तेमाल पॉलिटिशियंस करते हैं, पत्रकार करते हैं, समाज सेवक करते हैं और इनके फोन्स हैक नहीं किए जा सकते। कानून के तहत कोई प्रावधान नहीं है कि आप किसी का फोन हैक कर सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था, इसकी एक एक बिंदु पर आपको फिर से गौर करना पड़ेगा और फिर मैं हर बिंदु की चर्चा करूंगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमने केंद्र सरकार को बहुत मौके दिए मुद्दे पर साफ गोही से अपनी बात रखने के लिए, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अगर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया होता तो बोझ अदालत के कंधों पर नहीं होता। गौर कीजिए दोस्तों क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मोदी सरकार से जब भी सवाल किया जाता था इस मुद्दे पर तो वो किसी ना किसी तरीके से उसे टालते थे। राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, इन तमाम चीजों पर उटाल रहे थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को जो है सक्रिय होना पड़ा और उन्हें जो है एक जांच समिति का गठन करना पड़ा। दूसरा मुद्दा आपकी स्क्रीन पर, अदालत सिर्फ इसलिए मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती अगर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देती रहेगी। हालांकि यह अदालत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर दखल देने में सतर्क है, मगर किसी भी मामले की न्यायिक समीक्षा करने पर हम पर कोई पाबंदी नहीं है। जी हां, राष्ट्रीय सुरक्षा, कोई भी सवाल करे मोदी सरकार से पाकिस्तान चले जाओ, कोई भी सरकार करे मोदी सरकार से तो उसे 1-1 साल के लिए जेल में बंद कर दो। और ढेरों मिसालें आपके सामने। भीमा कोरेगांव मामले पर पिछले 1 साल से न जाने कितने लोगों को जेल में बंद किया गया। और हमें नहीं भूलना चाहिए, खबर सामने उभर कर आई थी कि किस तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता के लैपटॉप को, जी हां, लैपटॉप को भी हैक करवाया गया था कथित तौर पर मोदी सरकार द्वारा, सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। आगे देखते हैं सर, बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सरकार बच नहीं सकती और अदालत मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कथित तौर पर पेगासस का इस्तेमाल करती है। क्योंकि आपके पास कोई तर्क नहीं है जब आप पत्रकारों के फोन को हैक करें, जब आप विपक्ष के नेताओं के फोन को हैक करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन खासा मायने रखता है। इसके बाद सरकार इनकार यानी डिनायल की मुद्रा में नहीं रह सकती, इसलिए हम स्वतंत्र एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का गठन करने का ऐलान कर रहे हैं जिसके नेतृत्व एक रिटायर्ड जज करेंगे। 5वां नंबर, ऐसी समिति का गठन बहुत मुश्किल होगा, लिहाजा हमने इसके गठन की आजादी रिटायर्ड जज के विवेक को सौंप दिया है। 6ठा नंबर,
आरोप बहुत संगीन है, इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। मामले में विदेशी हाथ की आशंका भी जताई गई है। यकीनन दोस्तों, मामले में विदेशी हाथ की आशंका जतलाई गई है। इस्राएली कंपनी है, इस्राएल के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इस्राएल के अपने सामरिक इंटरेस्ट्स हैं, इसलिए अदालत ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की। आगे दोस्तों क्या है? 7वां नंबर, जब भी लोगों के बुनियादी अधिकारों को रौंदने का प्रयास किया जाता है, हमने उन्हें पूरा संरक्षण दिया है। निजता के अधिकार की व्यापक चर्चा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सरकार यह नहीं कह सकता, या सरकार यह नहीं कह सकती कि साहब राइट ऑफ प्राइवेसी जो है एब्सोल्यूट नहीं है। यकीनन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राइट ऑफ प्राइवेसी के मायने नहीं है, खासकर वो लोग जो लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। मगर मैंने आपका नाम लिया जिन लोगों का, जिन पत्रकारों का, जिन विपक्ष के नेताओं का, इनमें से कोई आतंकवादी नहीं है, कोई भी आतंकवादी समर्थक नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं बीजेपी प्रचार तंत्र के परिभाषा में जो लोग आतंकवादी होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनके हिसाब से तो हर वो शख्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करता है वो आतंकवादी है। मैं आपकी उस बकवास प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहा हूं। इसके बाद, निजता का अधिकार सिर्फ पत्रकारों और नेताओं का नहीं बल्कि आम इंसान का भी है। सभी फैसलों को संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आना होगा। दोस्तों, ये तमाम जो 8 बिंदु मैंने आपको अब तक बताए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था जब उन्होंने एक रिटायर्ड जज को पेगासस मामले की जांच के आदेश दिए थे। और उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार जो भी फैसले लेगी उसे संवैधानिक दायरों से होकर गुजरना पड़ेगा, वरना लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। ये सरकार की दिक्कत क्या है दोस्तों, कि हर चीज में ये लोग लेकर आते हैं राष्ट्रवाद को। और सच तो यह है, 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद शब्द का जितना नुकसान पहुंचाया है ना, उतना 50 या 60 सालों में कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म शब्द को इस्तेमाल नुकसान ना पहुंचाया होगा, जितना राष्ट्रवाद शब्द को नुकसान जो है भाजपा पहुंचा रही है। आगे, आतंक से लड़ने के लिए एजेंसीज को सर्वेलांस की जरूरत पड़ती है, कभी कभी निजता को भी भंग करना पड़ता है, इसके दायरों को तोड़ना पड़ता है, मगर तकनीक का इस्तेमाल संवैधानिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। फिर दोहरा रहा है यहां पर सुप्रीम कोर्ट कि जो भी आप तकनीक का इस्तेमाल करें, संवैधानिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरें। और 10वीं और आखिरी बात, पेगासस से जुड़ी याचिका मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित थी, जिसे अदालत अमूमन खारिज कर देती है, मगर याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त जानकारी भी अदालत के सामने पेश की थी। जी हां दोस्तों, अतिरिक्त जानकारी भी पेश की गई थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं दोस्तों। इस्राएल के डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि रिश्ते बिगड़ रहे होते हैं। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भी कथित तौर पर फोन हैक किया गया था पेगासस के जरिए। इस्राएल को डराया जाता है कि अगर आप इस मुद्दे को संबोधित नहीं करेंगे तो रिश्तों पर असर पड़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर किसी तरह की कोई साफगोही दिखलाई है? किसी तरह का कोई कंसर्न दिखाया है कि हम अपने नागरिकों के प्रति, हम अपने पत्रकारों के प्रति, हम विपक्ष के नेताओं के प्रति, जो सब इस देश के नागरिक हैं, उनके प्रति जो है हमारा एक रवैया है, एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया है? आज की तारीख में दोस्तों, हम एक लोकतंत्र हैं, मगर हमारा रवैया पेगासस के मामले को लेकर किसी भी ऑटोक्रेटिक, किसी भी तानाशाही देश से कम नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा इस मामले में शुरू से ही जिस तरह से सरकार की प्रतिक्रिया रही है, जिस तरह से रविशंकर प्रसाद, पूर्व IT मिनिस्टर, जिस तरह से बातें किया करते थे, अब तो खैर वो गायब हो गए, तो जिस तरह से बातें किया करते थे, जिस तरह से उलूल जुलूल तर्क जो हैं संसद में दिए जाते थे, तो इससे पता चलता है कि सरकार जो है वो इस मुद्दे पर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। और यही नहीं दोस्तों, इन्होंने अपनी पालतू मीडिया को लगा दिया था। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जी न्यूज, रिपब्लिक और ये तमाम न्यूज चैनल्स कह रहे थे कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कैसे कैसे लोगों की जासूसी कराई जा रही है जो पत्रकार भी नहीं है। अरे इनमें से एक महिला पत्रकार वो थी जिन्होंने स्टोरी की थी कि मोदी सरकार आने के बाद अमित शाह के बेटे जय शाह की जो संपत्ति है वो 16,000 गुना बढ़ गई थी, या उनका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, ये खबर नहीं है, पौरंजय गुहा ठाकुर था। उन्होंने लगातार किताब लिखी, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी के बारे में उन्होंने स्टोरीज की। यह हकीकत है। क्या ये कहानियां नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या देश की जनता को नहीं पता होना चाहिए कि देश के 2 सबसे धनी लोग क्या कर रहे हैं, राजनीति में उसका कैसा दखल है? अब बताइए, कल ही की खबर है, गौतम अडानी अब देश के सबसे धनी आदमी हो गए। उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। बताइए अंबानी जी, आपकी तो पूरा कब्जा था गोदी मीडिया के ऊपर। आपके तमाम न्यूज चैनल्स के जरिए पूरा प्रचार चलता था, फिर भी गौतम अडानी जी ने आपको पीछे छोड़ दिया है। खैर वो मुद्दा अलग है दोस्तों। मुद्दा यहां पर यह है कि पेगासस का मामला एक बहुत गंभीर मामला है
और मुझे खुशी है इस बात की कि जो न्यूज क्लिक में मेरे जो दर्शक हैं वो इस मुद्दे को समझते हैं। क्योंकि देखिए, आप और हम अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, सरकार को उसमें दखल करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक उसका रिश्ता नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से ना हो। और जो तमाम मिसाल मैंने आपके सामने दी है दोस्तों, उनमें से एक भी मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नहीं है। आप मुझे बताइए ना, जिस लड़की ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था, ना सिर्फ उसका फोन जो हैक करके पेगासस के जरिए उसके फोन को हैक किया गया था, बल्कि उसके परिवार के 10 से 11 अन्य सदस्यों के भी फोन्स हैक किए गए थे पेगासस के जरिए। एक तो वो पीड़ित है, उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, ऊपर से आपने उसी के परिवार के फोन्स को हैक कर दिया पेगासस के जरिए। इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? और रंजन गोगोई साहब रिटायर होने के बाद सीधे राज्यसभा पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी की मदद से। तो आपको पता चलता है कि सरकार कैसे काम करती है, इसकी सोच क्या है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, एप्पल इंक ने जो मुकदमा किया है इसराइली कंपनी एनोसो पर पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर, उस सब की तारीफ की जानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार भी पारदर्शी रवैया अपनाएगी इस मुद्दे पर और साफगोई से अपनी बात रखेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।